बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल का दिन एक इंतहाई अहम दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केस के हवाले से। केस था साइफर का, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसकी समाअत हुई और समाअत की थी जस्टिस आमिर फारूक और हसन औरंगजेब साहब ने। अब समाअत जो शुरू हुई उससे 2 दिन पहले ही जब ये समाअत होनी थी, अलीमा खान ने कॉल दी थी कि जितने भी टिकट होल्डर्स थे या जो मुंतखब होकर असेंबलियों में पहुंचे हैं वो लाजमी आए। और उनकी कॉल काम कर गई और तमाम जितने भी टिकट होल्डर थे और जो असेंबलियों में पहुंचे हैं वो वहाँ पे आए। स्पेशली जो खुर्शीद साहब हैं, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, वो हमेशा से हर जगह मौजूद होते हैं, वो भी अपने लोगों के साथ आए। शेर अफजल थे, इसी तरह जितनी भी टीम थी, वकला की टीम थी, जितने भी MNAs वगैरह थे वो वहाँ पे मौजूद थे। और उन सब की मौजूदगी में जी हेयरिंग स्टार्ट हुई। 2 kg दाखिला जो है ममनू कर दिया गया था, लिमिटेड कर दिया गया था कि भाई इतने लोग दाखिल होंगे, इतने दाखिल नहीं होंगे। और इसकी समाअत शुरू हुई तो सलमान सफदर ने दलाइल दिए, क्योंकि प्रोसिक्यूटर चाहता था कि जी पहले इस बात का फैसला आ जाए कि ये काबिल समाअत भी है, ये अपील के नहीं है। लेकिन जी फारूक साहब ने और हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि हम दोनों का फैसला एक साथ देंगे, आप दलाइल जारी करें। और सलमान सफदर ने ठीक ठाक दलाइल दिए, क्योंकि ये जो केस जिस तरह पहले चला था और जिस तरह इसका फैसला आया था, वो ऑब्वियस बात थी जब वो ओपन कोर्ट में या जिसकी ओपन ट्रायल होगी तो शायद वो एक दिन भी, ये तो अभी इन्होंने समाअत मुलतवी कर दी आज के लिए, ये अगर प्रॉपरली सुनी जाए तो ये मेरे ख्याल से एक दिन की मार भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जो बेसिस दी गई हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और फिर जो फैसला लिखा गया है, क्योंकि आप देखें ना कि हर चीज़ डाल दी है फैसले में, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। हर चीज़ इकट्ठे तो नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी जी जो गफलत की दिखाई गई, फिर जानबूझकर भी दिखाया गया। या तो गफलत होती है कि जी बंदे को पता नहीं था, अनइंटेंशनली वो कहीं गुम हो गया, इसे कहते हैं गफलत। और एक तो जानबूझ यानी इंटेंशनली कहीं गुम कर दिया गया। तो केस में कहते हैं जी गफलत भी दिखाई गई, जानबूझकर भी दिखाया गया, यानी कि सारी क्लॉज डाल दिए कि कहीं तो फंसेगा बंदा। तो जी इस तरह की सारी क्लॉजेस हैं जो पॉइंट आउट की गई। सलमान सफदर ने बड़े अच्छे और जोरदार दलाइल दिए। और बड़े दिनों बाद मैंने देखा कि PTI का कोई वकील फ्रंट फुट पे आकर खेला। शायद कॉन्फिडेंस भी होता है ना कि मेरे सारे लोग मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। तो ये अलीमा खान की बड़ी अच्छी कॉल थी। और अगर इसी तरह लोग हर हियरिंग में हो तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और फिर जो आपका वकील होता है ना, वो भी जरा कॉन्फिडेंट या तगड़ा होकर काम कर रहा होता है। और या फिर डर समझ लें कि यार पीछे लोग बैठे हैं, अगर मैंने सही से केस नहीं लड़ा तो पॉइंट आउट कर दिया जाऊंगा। तो जो भी फैक्टर हो, ये वाली चीज के लोगों को, तमाम जितने भी उनके टिकट होल्डर्स हैं या जो पार्टी मेंबरान हैं, वो वहां पे होने चाहिए। तो ये एक अच्छी, मतलब एक ऐसा स्टेप था जो कि इमरान खान के केसेस में आसानी पैदा कर सकता है और एक प्रेशर बिल्डिंग के भी काम आ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि उन्होंने कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है PTI का, और जिसमें पहले शेर अफजल ने 23 मार्च की कॉल दी हुई थी जलसे की। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 30 मार्च को होगा और पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद आएंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि ये मैंडेट हम कबूल नहीं करते, तो इसके खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी तरफ जी ये हुकूमत बन तो गई है, ये हुकूमत हमारे सरों में, पाकिस्तानी कौम के सरों में मुसलत हो गई है। जमहूरी हक पे डाका मार के शहबाज शरीफ वजीर आजम तो बन चुके हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के लिए, जिसे कहते हैं ना, पहले उन्होंने कहा था कि इमरान खान के लिए हमने काफी माइंस बिछाई हुई है, तो इस दफा ये जो उन्होंने 16 महीने की है ना हुकूमत, इसने खुद अपने लिए माइंस बिछाई हुई है। अगर देखा जाए इमरान खान की हुकूमत अभी नहीं है, ये भी बड़ा इमरान खान को ही बेनिफिट जाएगा, PTI को बेनिफिट जाएगा, क्योंकि 16 महीने की जो कारकर्दगी थी शहबाज और PDM हुकूमत की, चूचू के मरबे की हुकूमत के, उन्होंने अपने पैरों के नीचे आने वाली हुकूमत के लिए माइंस बिछाई थी। अब आने वाली हुकूमत इनकी अपनी है, तो अब ये जो फटेंगे ना ये माइंस, तो इन्हीं पर फटेंगी। अब सबसे पहले तो IMF का बेल आउट पैकेज प्रोग्राम था $3 बिलियन का, उसकी पहली किस्त मिल चुकी थी और दूसरी किस्त मिलनी थी। और दूसरी किस्त की लिए जो फाइनल रिव्यू था, उसका जो सेकेंड राउंड था 4 रोजा, वो भी चल रहा है, हो रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या हालात है?
पहले अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 6% की इकोनॉमी थी, 16 महीने की गवर्नमेंट जो आई चूचू का मुरब्बा PDM लेड बाय PMLN एंड शहबाज शरीफ, उसने क्या किया कि वो 6% से 0 to -% पे GDP ले गए। फिर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है। दूसरा आप देख लीजिए इन्फ्लेशन रेट, आपकी अफराते ज़र्ब बढ़ती ही जा रही है और रिकॉर्ड ऑफ इन्फ्लेशन रेट है आपके पास। आपकी डीवैल्यू हो रही है, करेंसी डेप्रिसिएट कर रही है और दिन ब दिन आपकी करेंसी डेप्रिसिएट कर रही है। आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का इतना मसला है। इन सारे मसाइल में आपको कुछ नज़र नहीं आता सवाए इसके कि आपको IMF का लेना है। अब IMF ने भी इस दफ़ा कड़ी शराइत रखी। एक तो उसने कहा कि टाइट मॉनेटरी आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज होगी वो बड़ी सख्त किस्म की होनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा जो एक्सचेंज रेट होगा वो मार्केट के साथ आपने करना है। दूसरा तो जी बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बिजली के बिलों पे जी बम गिरना ही गिरना है, तो बिजली के बिल बढ़ेंगे और 1 जुलाई से ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जी ये जितने भी आपके कैपिटल गेन्स हैं वो टैक्स पेजेस, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है या रियल एस्टेट पे आपको ठीक ठाक अब टैक्स भी देना पड़ेगा। वैसे कल तो आप लोगों ने न्यूज़ सुन ली होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं बताती रहूँ कि जो इस्लामाबाद की रिहायशी हैं, अब अगर वो बोरिंग मतलब पानी निकालेंगे खुदाई करके बोरिंग के थ्रू, तो उनको 1000 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना यानी कि टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा जी उन्होंने कहा है आपने जी टैक्स जो रिकवरी है वो भी बढ़ानी है और वो $1.3 बिलियन तक बढ़ानी है। इसके अलावा जितनी भी टैक्स एग्जम्पशंस पाकिस्तान में दी हुई थी 2.239 ट्रिलियन रुपीस की एग्जेम्पशन को वेव आउट करना है, ख़त्म कर देना है और कोई नई एग्जेम्पशन, कोई नई एमनेस्टी आपने नहीं देनी है। और इसके अलावा जो चीज़ नहीं बताई जा रही वो ये कि उन्होंने डिफेंस बजट की पूरी डिटेल भी मांगी है। तो जी वो जो नए वजीर ख़जाना बने हैं औरंगजेब साहब, जो 3 करोड़ तनख्वाह प्लस मरात लेंगे, उनके लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान है दो कि इस इलिजिटिमेट हुकूमत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है और IMF से वो फंड करवा भी देगा, लेकिन शराइत बहुत सख्त है। इसमें आप समझ लें कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट बिक चुका है। आपने पूरी FBR की रिफॉर्म्स करनी है और FBR की रिफॉर्म्स किसके साथ बैठ कर करनी है? बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ। बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ जब बैठकर आप रिफॉर्म्स करेंगे, आपका सारा डाटा, सारा का सारा डाटा अमेरिका पे चला गया। फिर आपकी कोई नेशनल सिक्योरिटी की रिस्क नहीं है, यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। आपने ऑलमोस्ट पाकिस्तान जो कि वो चाहते थे थाली में रखकर उनको पेश कर रहे हैं। तो ये बड़ी टफ शराइत होंगी और अगर ये पूरी की पूरी शराइत मान लेते हैं तो अवामी रद्द अमल क्या होगा? पेट्रोल, बिजली, गैस महंगा, टैक्सेस में आपने इजाफा कर देंगे। मतलब हर प्रोडक्ट जो हम खरीदेंगे, एक दूध का डब्बा भी खरीदेंगे, तो जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो वो टैक्स अल्टीमेटली तो कंज्यूमर में कस्टमर को पे करने होते हैं ना। चाहे आप इंडस्ट्री पे टैक्स लगाएं, वैल्यू एडेड टैक्स लगाएं, जो मर्जी GST बढ़ा लें, अल्टीमेटली बर्डन कंज्यूमर पे आता है, कस्टमर पे आता है। और ये सारे टैक्स जब ये सारी चीज़ें जब महंगाई बढ़ेगी, जब आप जाहिर बात है टैक्स बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो ये भुगतेगा कौन? तो फिर अवाम का रद्द अमल भी इसी हुकूमत ने फेस करना है। तो जहाँ शहबाज हुकूमत ने अपने लिए, जैसे मैंने कहा, काफ़ी सारी माइंस बिछाई हुई, तो एक फटने वाली माइन ये भी है कि नजफ हमीद जो कि फैज़ हमीद के भाई हैं, जनरल फैज़ हमीद के भाई हैं, सुना है उनको FIR ने गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा, अब तमाम अकाउंट्स, ऑथेंटिक न्यूज़ अकाउंट्स भी जो हैं वो इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि इन्होंने ये कर लिया। अगर ये कर लिया है तो ये भी एक माइन ही साबित होगी कि आपने जनरल फैज़ के भाई को पकड़ा है। अब जनरल फैज़ को किस तरह आप डील कर रहे हैं, किस तरह, जिस तरह उनके खिलाफ एक प्रोपोगेंडा हो या हकीकत में मबनी हो, एक चल रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो गद्दार हैं, उन्होंने यहाँ इंटरवीन की है और अपनी, जिसे कहते हैं, जॉब से हटकर काम किए। तो फिर जॉब, अगर आप एक को पकड़ेंगे तो फिर आपको बाजवा को भी कटहरे में लाना पड़ेगा, क्योंकि बाजवा और फैज़ हमीद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गुड कॉप बैड कॉप वाला गेम पाकिस्तानी कौम को उल्लू बेवकूफ़ बनाने के लिए हमेशा से खेला जा रहा है, 75 सालों से अभी भी यही गेम है। तो अगर आप एक सिक्का उठाएंगे तो फिर दोनों पहलुओं को आपको देखना पड़ेगा।
اچھا، اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی 2 دن پہلے میر علی نارتھ وزیرستان میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا، جس میں ہمارے بہت افسوسناک خبر کہ ہمارے 7 نوجوان شہید کر دیے گئے، یا 7 بچوں مطلب ماں باپ کا آپ سوچیں، وہ 7 جوان تھے بیچارے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کی جو ہے طالبان نے، جو ٹی ٹی پی کا گروپ ہے، اس نے اپنی رسپانسبلٹی قبول کی، اور اس کے بعد پاکستان نے اس کا جوابی کارروائی کی، اور افغانستان میں انہوں نے اٹیک کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اس کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اس افغانستان اور پاکستان کے بارڈر میں، وہاں پہ بھی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جو حکومت ہے، اس نے کئی محاذ کھولے ہوئے، ایک تو پہلے یہ اللیجیٹمیٹ حکومت ہے، اس کو عوام کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، دوسرا اس کو معیشت کا ایشو آ رہا ہے، پھر تیسرا سیکیورٹی ایشوز، پھر اپنے تمام بارڈرز کے ساتھ اس کی بنتی ویسے بھی نہیں ہے، ایران کے ساتھ ابھی پہلے دنوں ہم نے تھوڑا پنگا لیا تھا، پھر اب افغانستان کے ساتھ ہمارا پنگا چل رہا ہے، اب جو خرچالی بارڈر ہے، افغان پاک بارڈر ہے، وہ تمام آمد و رفت اور تجارت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو غیر قانونی افغانی ہیں، ان کی ملک بدری کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے۔ تو ہم نے ایک ساتھ بہت ساری چیزیں اپنے خلاف، بہت سارے محاذ اپنے لیے کھول رکھے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ جو حکومت آئی ہے، اس میں اتنی کیپیسٹی، اتنی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ان تمام محاذ کو کور کر سکے۔ اور اگر آپ پنجاب حکومت کی یہاں بات کرتی چلوں، تو پنجاب حکومت لائٹ کیمرہ ایکشن سے نکل نہیں رہی ہے، وہاں پہ بھی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے انہوں نے، اور 3 مہینے کا بجٹ پیش کیا۔ اچھا، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ بازاروں میں جا رہی ہو، جیل میں جا رہی ہو، آپ لوگوں کے پاس جا رہی ہو کہ جی ہم قیمتیں کم کر دیں گے، لیکن آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک پالیسی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کام جا کر تصویریں کھنچوانا نہیں ہوتا، صرف ایک پالیسی لانی چاہیے ہوتی ہے، لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے۔ چلو لانگ ٹرم نہیں، 6 منتھلی 1 ایئرلی پالیسی دو۔ ابھی تک آپ نے کوئی پالیسی نہیں دی ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ کرٹیل آپ کی مہنگائی کے حوالے سے پالیسی ہو، یہ کہنا کہ بازار میں جا کر کہ جی قیمتیں کم کر دو، قیمتیں کیسے کم ہوں گی؟ وہاں پہ ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بڑھ رہی ہے، الیکٹریسٹی بڑھ رہا ہے، گیس بڑھ رہی ہے، تو قیمتیں کم نہیں ہو سکتی ہیں۔ قیمتیں کم کرنے کے لیے آپ کو بیک، اس پہ جسے کہتے ہیں نا بیک ورکنگ ہوتی ہے آپ کی، کہ کس طرح آپ نے قیمتیں کم کرنی ہے، تو اس پر کوئی بھی اوتھینٹک ورکنگ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ورکنگ پیپرز نہیں ہے، کوئی پالیسیز نہیں ہے، بس جگہ جگہ جا کر فوٹو شوٹ کرانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، معیشت آگے نہیں بڑھتی ہے، معیشت ترقی نہیں کرتی ہے۔ اب ہم دیکھیں نا، جتنی بھی ہماری پروڈکٹس ہیں، زرعی پروڈکٹس ہیں، مطلب پیاز، آلو، ٹماٹر، ہم باہر کے ملکوں سے، ایران سے، بھارت سے، ان سب سے منگوا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم ایگریکلچر زرعی ملک ہیں، اور جی زرعی ملک کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس اب پیاز، جو کہ مریم نواز فرماتی ہیں کہ میں نے بڑی سب جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، تو پیاز جو ہے پنجاب میں 300 روپے کلو سے اوپر جا رہی ہے، یہ مہنگائی کا حال ہے۔ اور اب جولائی کو جو مہنگائی ہونے جائے گی، اس کے بعد لوگوں کی چیخیں یقیناً نکلیں گی، کیونکہ وہ لوگ جسے کہتے ہیں سفید پوش طبقہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا 16 مہینے میں، وہ تو خود مانگنے پر آ گیا تھا، خودکشیاں کرنے پر آ گیا تھا۔ اس کے بعد اب باری آئی ہے ہائر مڈل کلاس، کیونکہ دیکھیں مڈل کلاس تو آپ ریموو کر چکے، وہ جو سفید پوش طبقہ تھا وہ مڈل کلاس تھا، ایک اب ہائر کلاس بچی ہے، اور اب وہ چیخے گی، جب وہ بزنس اور ہائر کلاس چیخے گی تب ان کو سمجھ آئے گی، کیونکہ ابھی بھی جو شرح سود ہے ہمارا 22% پہ، وہ اس کو مینٹین رکھا ہے، اسے کم نہیں کیا گیا، جس پر تاجر کے بہت زیادہ تحفظات موجود ہیں۔ تو ابھی جب یہ بزنس کلاس کی قیمتیں بڑھیں گی نا، اور بزنس کلاس کی چیخیں نکلیں گی، تب یہ حکومت کو کس طرح فیس کرے گی، وہ چیلنجز وہ کس طرح نپٹے گی، ان کے آگے کیا اسٹریٹجی ہے، یہ ہم دیکھیں گے، جبکہ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔